हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विसेज वर्सेस मोनोलिथिक। तो बेसिकली ये दो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इनकी क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लिए ताकि जो आप लोग जो हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस हैं वो पता कर सकें। तो आज जो मैं इंडेक्स कवर करने वाला हूँ वो है व्हाट इज़ मोनोलिथिक एंड उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो बढ़ते हैं पहले मोनोलिथिक की डेफिनेशन की तरफ। जो मोनोलिथिक है वो एक आर्किटेक्चर है, सिंगुलर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही कोड बेस होता है। मतलब क्या कि अगर मैं मान लो किसी ऐप को डेवलप कर रहा हूँ, वो डेवलपमेंट मोड पे है, तो उसका एक ही फोल्डर होगा, उसके अंदर क्या सारा कुछ होगा। लाइक अगर मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो वो भी उसी के अंदर होगा, यूज़र भी उसी के अंदर होंगे, अगर मैं कोई प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो भी उसी के अंदर होंगे। तो बेसिकली मैं तीन फेजेस लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कोड बेस के, जो कि होंगे प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर एंड परसिस्टेंस लेयर। बेसिकली इन तीनों का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है जो कि आपका डेटा मतलब क्लाइंट की तरफ लेके जाती है। सर्विस लेयर का क्या मतलब है? जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके उसको मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस के थ्रू। एंड परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके डेटा को परसिस्ट करके रखे, संभाल के रखे। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? एक ही फोल्डर के अंदर बाइंड होती हैं, एक ही कोड बेस होता है। तो यही यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है, इफ़ ऑल दी फंक्शनैलिटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट इन अ सिंगल कोड बेस देन एप्लीकेशन इज नोन एज मोनोलिथिक एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या था हमारा कि डेटाबेस के साथ से लेके मतलब डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करने से लेके डेटा फ्रंट एंड तक पहुँचाने तक कि हम प्रोसेस को, अगर वो सारा प्रोसेस एक ही कोड बेस में हो रहा हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो अभी हम उनकी बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस बेसिकली ये हैं इसकी कि इसके लिए जो डेवलपर्स होते हैं वो कम एक्सपीरियंस जो होते हैं वो चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये कम टाइम में जो है वो काम कर लेता है। तो ये इसके एडवांटेज है, मतलब काम कर लेता है कि मतलब कि कम टाइम में ये बिल्ड हो जाता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट या ऐप बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम इतना नहीं लगता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट बिकम टू लार्ज विद टाइम, हैंस डिफिकल्ट टू मैनेज। अब ऑब्वियसली बात है, अब मान लो कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो मेरे को नहीं पता कि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो कितना बिकेगा। तो अभी के लिए क्या है, वो मेरी एप्लीकेशन क्या है, बहुत छोटी है, बट टाइम रहते रहते वो मेरी एप्लीकेशन हो सकता है बहुत बड़ी बन जाए। तो इसमें कोड भी फिर उतना ही होगा, कोड के साथ साथ जो होगा इसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल होगा। क्यों? इसके अंदर लॉजिक्स जो होंगे वो बहुत सारे लिखे होंगे, तो उनको पढ़ना, उनको संभालना, वो जो क्या है मैनेज करना मुश्किल है। तो ये इसका पहला एडवांटेज डिसएडवांटेज था। अभी हम दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। वी नीड रीडिप्लॉय एंड होल एप्लीकेशन इवन फॉर अ स्मॉल चेंज। मतलब अगर के मान लो मेरे कोड बेस के अंदर एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है जो वो मेरे को ऐड करनी है, तो उसको ऐड करके अगर मैं उसको रीडिप्लॉय करूँगा तो मतलब मेरे को एक बारी जो है पूरा ऐप जो है वो क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, उसको बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि वो फंक्शन जो है, वो फंक्शनैलिटी जो है वो डिप्लॉय हो सके। तो इसका ये दूसरा ड्रॉबैक था। अभी तीसरे ड्रॉबैक क्या है? एज द साइज ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीजेज द डिप्लॉय टाइम इंक्रीजेज। अब वही सेम बात यह कि अगर मान लो कि मेरा कोड बेस जो है बहुत बड़ा हो जाता है, उसको रीडिप्लॉय करने में भी उतना टाइम लगेगा। अब कई बंदे सोच रहे होंगे वो कैसे लगेगा? अब मान लो गाइज आपके जो पैकेजेस हैं, पैकेजेस लिस्ट हैं, वो बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब फलाना ढिमकाना कोई पैकेज आपने मतलब उसमें यूज़ किया हुआ, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज यूज़ की हुई हैं। तो जब भी मैं रीडिप्लॉय करूँगा उस एप्लीकेशन को तो वो डिपेंडेंसीज मेरे को चाहिए होंगी, मेरे को डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली बात है वो डिप्लॉय टाइम क्या है, इंक्रीज होएगा। For any new developer joining to the project, it is very difficult to understand the logic and a large monolithic even responsibilities related to single functionality. अब मान लो कि मेरी एक एप्लीकेशन है वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स पे बनी हुई है। अब एक नया डेवलपर है, जूनियर डेवलपर लगा लो, सीनियर डेवलपर लगा लो, कोई भी डेवलपर हो, दोनों की सेम प्रॉब्लम होगी। अब मेरा जो कोड है वो बहुत सारा है,
उसमें लॉजिक भी बहुत सारा है। अब लॉजिक के साथ साथ अगर मैं कोई नया बंदा उसमें डालूंगा, उसको बोलूँगा कि ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, तो वो क्या है, पहले कोड को समझेगा, उसमें जितने लॉजिक लगे हैं पहले वो सभी को समझेगा कि क्या रिलेट करते हैं, तो उसको समझने में भी टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना। तो ये एक इसका फोर्थ ड्रॉबैक था। तो इसी के साथ हमारा मोनोलिथिक है जो वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो सर्विसेज की तरफ कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं। अब माइक्रो सर्विसेज क्या है? द एप्लीकेशन इज मेड ऑफ स्मॉलर सर्विसेज दैट हैंडल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फंक्शनैलिटी एंड डेटा कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर डायरेक्टली यूजिंग लाइट वेट प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP। अब इसका क्या मतलब है, इस इंग्लिश का क्या मतलब है? अब मेरे को भी इंग्लिश जो है वो समझ में नहीं आई, तो अभी मैं आप लोगों को बड़े ही आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि FB तो सभी ने अकाउंट बनाया होगा, FB पे, तो ठीक है, FB पे अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो एक माइक्रो सर्विस का है कि ये माइक्रो सर्विस क्या करेगी, सिर्फ यूज़र्स को मैनेज करेगी, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन, उसका अपडेट, उसकी प्रोफाइल पिक्चर्स, ये सारी चीज़ कौन मैनेज करेगी? यूज़र माइक्रो सर्विस मैनेज करेगी। उसी के साथ क्या है कि अगर मेरी फ्रेंड लिस्ट है वो भी वही मैनेज करेगी। अब उसके अंदर और क्या हो सकता है, उसमें एक गाइस जहाँ पे हम लड़कियां ढूंढते हैं वो क्या है, सर्च, SEARCH, इस सर्च बार का एक अलग माइक्रो सर्विस होगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत सारा डेटा में से एक सिंगल आइडेंटिटी को या 10 आइडेंटिटी को लेके आएगी आपके कॉरस्पॉन्डिंग सर्च एलिमेंट के ज़रिए। लाइक आपने सर्च किया ABC, तो वो ABC इतने बड़े डेटा के अंदर सर्च करेगा, तो उसके लिए क्या है, मैं एक अलग माइक्रो सर्विस बना देता हूँ। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को ऐप है, मेरी ऐप के अंदर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उसमें मैं क्वेश्चन पोस्ट भी कर रहा हूँ, उसमें मैं आंसर्स भी लिख रहा हूँ, तो ये सारी क्या है, मतलब इन सारी सर्विसेज को मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देता हूँ एंड उनको इंडिपेंडेंटली है जो उनका काम करने देता हूँ। उनके बीच में मैं किसी भी चीज़ का इंटरप्शन जो है वो नहीं आने देता। तो इससे क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, माइक्रो सर्विसेज कहलाता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटी, सर्विसेज का मतलब होता है सर्विसेज के किसी कोई काम करना, छोटे काम को करना, तो ये इसका डायरेक्ट मतलब है। माइक्रो सर्विस आर द स्मॉल सर्विसेज दैट वर्क टुगेदर instead of sharing the single database with the other microservice, each microservice has their own database। तो ये इसके छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं, कुछ मतलब की चीज़ें हैं कि माइक्रो सर्विस क्या होती हैं। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल सर्विस होती है। एक ही डेटाबेस को ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, हर एक माइक्रो सर्विस को अपना डेटाबेस दे देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली है जो अपनी चीज़ों को कर सके। तो अभी बढ़ते हैं हम इसकी एडवांटेजेस की तरफ कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो इट इज़ ईजी टू मैनेज एज इट इज़ रेलेवेंट स्मॉलर। अब क्या है कि इसको मैनेज करना ईजी है। वो कैसे? अब यूज़र माइक्रो सर्विस है, यूज़र माइक्रो सर्विस के अंदर अगर मैं कोई छोटी सी फंक्शनैलिटी भी ऐड करना चाहता हूँ तो वो जल्दी ऐड हो जाएगी। अब उसके अंदर मेरे को सारे लॉजिक्स जो है वो चेक नहीं करने पड़ेंगे। अभी बढ़ते हैं दूसरी एडवांटेज की तरफ। इफ़ देर इज़ एनी अपडेट इन सिंगल माइक्रो सर्विस देन वी नीड टू रीडिप्लॉय दैट ओनली माइक्रो सर्विस। सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो क्या है कि अगर मान लो मैं यूज़र सर्विस के अंदर अभी मैंने जो ऐड ऑन किया था फंक्शनैलिटी, वो ऐड ऑन को मैं सिंगल सर्विस को ही रीडिप्लॉय करूँगा, मेरे को सारी सर्विसेज जो हैं वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोनोलिथिक में क्या था कि अगर मैं छोटी सी फंक्शनैलिटी को भी ऐड करना चाहता था तो मेरे को क्या था कि पूरी ऐप जो थी उसको क्या करना पड़ रहा था, बंद। इसमें क्या है कि मैं एक माइक्रो सर्विस को बंद कर रहा हूँ, कौन सी, यूज़र वाली को, दैट्स इट। ओनली मेरा माइक्रो सर्विस जो है वो यूज़र कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कि वो रीस्टार्ट हो जाएगा, मेरी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड ऑन हो जाएगी। माइक्रो सर्विसेज आर सेल्फ कंटेन एंड हेंस डिप्लॉय इंडिपेंडेंटली, देयर स्टार्टअप एंड डिप्लॉयमेंट टाइम इज रेलेवेंट लेस। अब मोनोलिथिक में क्या था कि जैसे जैसे मेरी एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम जो है रीडिप्लॉयमेंट का वो क्या है, बढ़ता जाएगा। इसमें क्या है, माइक्रो सर्विसेज हैं, इंडिपेंडेंटली सर्विसेज हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भी बहुत सारी माइक्रो सर्विस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर बड़ी होगी तो हम उसको तोड़ लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा रीडिप्लॉयमेंट का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक। It is very easy to add on new developer on board on projects
नीड टू अंडरस्टैंड ओनली पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी। इसमें क्या है कि हम नया डेवलपर को, अगर कोई इंसान जो है हम हायर कर लेते हैं अपने ऐप के लिए, तो वो किस पे बेस्ड थी, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर बेस्ड थी। तो उसको क्या है, एक हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शनैलिटी है जो आपने बनानी है, तो आप इसको बना दो। वो क्या करेगा, माइक्रो सर्विस लिख देगा, तो कहेगा अभी ये लो माइक्रो सर्विस, आप इसको करो यूज़ अपने प्रोजेक्ट में। तो उससे क्या है कि हमें वो डेवलपर को ऐड करना भी जो है वो इजी हो गया, उसको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लॉजिक्स के ऊपर काम जो है वो नहीं करेगा। तो अभी बढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है कि इसके अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी पक्का होंगे। तो अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड देन मोनोलिथिक एप्लीकेशंस। अब क्या है कि अगर मान लो मैं बहुत बड़ी ऐप बना रहा हूँ, उसमें मान लो 100 ऑफ द माइक्रो सर्विसेज हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उसको भी एक हेड, मतलब जो हमारे उन माइक्रो सर्विसेज का, जो उस ऐप का जो मालिक है, उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो सर्विसेज जो हैं वो फैल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज हो चुकी हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ जाती है। स्किल्ड डेवलपर जी ही हैं जो वो इसको कर सकते हैं, मतलब जिनको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जो स्किल्ड डेवलपर्स हैं वही इनके लिए काबिल होंगे। नॉन स्किल्ड डेवलपर जो हैं वो नहीं चलेंगे। माइक्रो सर्विस आर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ यूजेज। अब माइक्रो सर्विस जो है वो कॉस्टली होती हैं, वो क्यों होती हैं? अब इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक माइक्रो सर्विस 1 एंड माइक्रो सर्विस 2। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, बनी आफ्टर ऑल जुड़ी किससे हुई, एक ऐप से। अब इसके लिए मैं क्या है, एक अलग कंपटीशन मशीन लेके आऊँगा, इसके लिए क्या है, मैं एक अलग मशीन लेके आऊँगा, ताकि दोनों जो है इंडिपेंडेंट रन हो सकें। अब मेरे को इस मशीन का भी खर्चा देना पड़ रहा है, इस मशीन का भी खर्चा देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक। माइक्रो सर्विसेज आर लेस सिक्योर relevant to monolithic application due to their intercommunications। मतलब क्या है कि जो मोनोलिथिक है, अब वो तो एक ऐप है, अब अगर उसको कोई डेटा चाहिए होगा किसी फंक्शन से, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, आरपीसी कॉल लगाएगा, मतलब फंक्शन कॉल लगाएगा और डेटा ले लेगा। अब इसमें क्या है कि माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस जो है कम्युनिकेशन होता है, जब मैं एक माइक्रो सर्विस से डेटा कंज्यूम कर रहा हूँगा, तो वो डेटा मे भी हो सकता है ओपन हो, तो उस डेटा को हैकर्स जो हैं वो आके इजीली हैक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि मेरा जो डेटा है वो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो है सिक्योर पर्पस से सिक्योर नहीं है, तो मोनोलिथिक के कंपैरिजन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, अपना प्यार ऐसी बांटते रहें। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे को, आप लोगों को पता ही है कि कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके डाउट जो हैं वो भी क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।